अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और जैसे कि हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं वो वन बाय वन कवर कर रहे हैं। एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैं तकरीबन 10 क्वेश्चंस कवर कर चुका हूं। नाउ दिस इज़ द सेकंड पार्ट। कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जो यूजुअली स्टूडेंट पूछते हैं कि व्हाई डू यू टीच फ्रॉम द बुक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि लोगों को लगता है कि मैं बुक रीडिंग करवाता हूँ। मैं बुक रीडिंग नहीं करवाता, मैं बुक से पढ़ाता हूँ। देखें, जब भी आप पढ़ाते हैं तो आपको कोई ना कोई वो चाहिए होता है कि जहाँ पर आप लिख सकें। जैसे कि लोगों के पास बोर्ड होता है तो आप बोर्ड के ऊपर वही बातें लिखते हैं जो बुक के अंदर लिखी हुई होती हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी लिखी हुई है तो मैं दोबारा नहीं लिखता। अच्छा, अब मैं बुक से पढ़ाता क्यों? तो पहली बात तो ये मेरी आदत है, जब से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने 3 साल कोचिंग पढ़ाया है और इन 3 सालों के अंदर मेरी आदत ही मैं कुछ लिखवाता नहीं था। उसका रीज़न ये है कि एक तो आपके पास कोचिंग के अंदर बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अब बहुत सारे टीचर्स जो हैं उसके अंदर लिखवा रहे होते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर, फिज़िक्स के अंदर अगर टीचर लिखवा रहा है तो उसमें ज़रूरत भी होती है। लाइक फिज़िक्स के अंदर डेरिवेशंस होती हैं, वो लिखवानी चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर भी रिएक्शंस होते हैं, वो लिखवाने चाहिए। बट डेफिनेशंस नहीं लिखवानी चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी बुक के अंदर भी लिखी होती है, नोट्स के अंदर भी लिखी होती है। तो बेसिकली बच्चे का टाइम ज़ाया हो रहा होता है। 45 मिनट्स की क्लास होती है, उसके अंदर अगर मैं लिखवाना शुरू करूँ बायोलॉजी तो मैं मेरे ख्याल में एक टॉपिक कवर करवा सकूँगा, जबकि मैं बिना लिखवाए अगर समझाऊँ तो मैं 3-4 टॉपिक पढ़ा देता हूँ। तो मेरी आदत थी, मैं तेज़ पढ़ाता था। तो ये मेरी वहाँ से आदत है कि मैं बुक से पढ़ाता हूँ। मैं बच्चों को कहता हूँ बुक खोल लें और मैं पढ़ाता जाता हूँ। बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, वो देख देख के मार्क करते जाते थे। जो जो मार्क करने की ज़रूरत थी, जहाँ मतलब लिखना था वो लिखते थे। तो एक आदत वहाँ से है। यहाँ क्यों मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ? तो बेसिकली मेरे पास इस वक्त तक, जब से मैंने काम करना शुरू किया तब से लेकर अब तक मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता पेन टैबलेट क्या होता है, बेसिकली जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक टैबलेट होता है, जैसे कि आपका मोबाइल है, और उसके ऊपर लिखने के लिए एक पेन होता है, तो जिससे लिखा हुआ जो है वो समझ आता है और ड्रॉ करने में आसानी होती है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं माउस से लिखता हूँ। अब माउस से जब आप लिखते हैं तो लिखा हुआ समझ नहीं आता। आप लोग मेरी वीडियोस देखना, आप देखा होगा, पता नहीं किस तरह से लिखा हुआ आता है। तो अगर मैं कुछ ना यूज़ करूँ, या मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं स्लाइड बनाऊँ। अब स्लाइड बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्लाइड बनाऊँ। तो बेटर आइडिया ये है कि जहाँ पर लिखा हुआ है मैं वो लिखा हुआ आपके सामने रख दूँ और मैं आपको सिर्फ सर्कल करके दिखा दूँ कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और उसका मैं मतलब बता दूँ आपको। तो दैट इज़ वाई मैं बुक से पढ़ाता हूँ। ये मेरे लिए आसानी हो गई है, ठीक है, कि मुझे जो है वो ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि बनी बनाई डायग्राम्स बुक के अंदर होती हैं। एडिशनल डायग्राम्स मैं इंटरनेट से उठा लेता हूँ तो मुझे ड्रॉ भी नहीं करना पड़ता। बट सिंप्लीफाइड जो एक्सप्लेनेशन होती है मैं वो दे देता हूँ, तो उससे आपको समझ आ जाता है। प्लस ये बुक सबके पास है, तो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। जब आपको मैं बुक में बता दूंगा कि ये बात यहाँ लिखी हुई है तो आपको उसे ढूंढने में मसला नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि बहुत सारे बच्चे कभी बुक खोलते नहीं है। मैंने बच्चों की बुक्स देखी हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की बुक्स देखी हैं, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल वो होती हैं, बिना किसी मार्क के होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी बुक खोली नहीं होती, क्योंकि टीचर या तो नोट से पढ़ाते हैं या टीचर जो है वो लिखवाते हैं। तो मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बुक जो है वो बहुत गलीज़ हुई हुई होती है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, मुसलसल लेकर आते हैं वो बुक। तो बुक जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो फ़ायदा होता है वो MCAT में जाके होता है। बहुत सारे बच्चे कभी बुक खोली नहीं होती, तो जब वो फाइनली MCAT में जाके बुक खोलते हैं तो उन्हें पता लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स तो उन्होंने पढ़े ही नहीं थे। मैं चूँकि बुक से पढ़ाता हूँ तो मैं कोई टॉपिक स्किप नहीं करवाता, मैं सारे टॉपिक्स पढ़ाता हूँ। तो जब बच्चा MCAT के अंदर जाता है तो उसे कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि उसने हाँ ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर के अंदर भी। तो ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बुक से पढ़ाता हूँ। नाउ हाउ टू मैनेज टाइम इन इंटरमीडिएट। अभी जो इंटर के बच्चे हैं ये पूछते हैं कि भाई हम टाइम मैनेज किस तरह करें। तो भाई देखिए, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि पूरा साल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत या PST को हाथ नहीं लगाते। देखें, पहले तो ये फ़ायदेमंद था MCAT स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि साइंस सब्जेक्ट काउंट होती थी बहुत पहले। मैंने जब किया था तब तक तो होती थी, उसके बाद भी मेरे ख्याल में 2-3 साल हुई है। उसके बाद ये हुआ कि अब ओवरऑल परसेंटेज काउंट हो रही है, एंड दैट इज़ वाई प्रॉब्लम आती है कि बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत के अंदर बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल परसेंटेज होती है वो गिरती है। तो पॉइंट ये है कि आप सारे सब्जेक्ट को साथ लेकर चलें, ठीक है। या तो डेज डिवाइड कर लें या फिर डे के अंदर टाइम डिवाइड कर लें, या तो एक दिन एक सब्जेक्ट को दें, ठीक है, उसी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें, अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करें। दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं, यानी इंस्टीट्यूट के अंदर जो चैप्टर चल रहा है ना बस वही करेंगे। इंस्टीट्यूट का टेस्ट होगा तो सारे, अगर फॉर एग्जांपल एक चैप्टर का टेस्ट हो रहा है तो उस चैप्टर की हर चीज़ याद कर लेंगे। देखें, जब भी आपको ये जो आप तैयारी करते हैं ना पूरे साल के अंदर, ये फाइनल एग्जाम के लिए करते हैं जो कि बोर्ड का होता है। तो सबसे पहले तो आप बोर्ड के पास पेपर जुटाएं। इंटरमीडिएट वालों को मैं अभी सिर्फ सुपरफिशियली गाइड कर रहा हूँ। मैं आगे जाकर इन्हें फाइनली गाइड करूँगा जब इनके एग्ज़ाम्स जो है वो जब मैं ये MCAT वालों से फारिग हो जाऊँगा। ये MCAT वाले जो है इनका टेस्ट अभी नियर है,
तो फिलहाल मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप 5 ईयर उठाएं, 5 ईयर के अंदर आप पेपर देखें, पेपर पैटर्न देखें और तैयारी उसके हिसाब से करें। अगर आपका चैप्टर का टेस्ट है तो चैप्टर के अंदर हर चीज़ याद ना करें, वो चीज़ें याद करें जो पास पेपर्स के अंदर पूछी गई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें याद करें, उनके ऊपर फोकस करें, समझें सारी चीज़ें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ वही टॉपिक समझे सारी चीज़ें, लेकिन याद वो करें जो पेपर्स के अंदर पूछे जाते हैं और सारे टॉपिक्स को साथ लेकर चलें। उर्दू को भी टाइम दें, इंग्लिश को भी टाइम दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर कम आते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज उनकी ख़राब हो जाती है। तो या तो मैंने जैसे कि बताया कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लें, 3 सब्जेक्ट उठा लें, 1-1 घंटा दे दें, या एक दिन में 1 सब्जेक्ट उठा लें। फॉर एग्जांपल एक दिन आप बायो कर रहे हैं तो बायो ही करें, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बायो को दें। अगले दिन आप बायो नहीं उठाएं, अगले दिन आप फिजिक्स उठा लें, फिर अगले दिन केमिस्ट्री उठा लें, फिर अगले दिन इंग्लिश उठा लें, तो ऑल्टरनेट चलाएं। इससे होता यह है कि शफलिंग से आप जो है वो सैचुरेट नहीं होते। एक ही सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम इन इंटरमीडिएट। और देखें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी बुक तक लिमिट रहें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बायो पढ़ रहे हैं तो जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के हवाले से एडिशन इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखें, इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप उसे रिटेन नहीं रख पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी है, ठीक है। आपका आइंस्टाइन नहीं है, आपका दिमाग इतना ज़्यादा, आप कोई चीते नहीं है, आपके पास लिमिटेड स्पेस है। अब उस स्पेस के अंदर आपने 6 के 6 सब्जेक्ट घुसेड़ने हैं, तो वो आप तब घुसेड़ेंगे जब आप हर सब्जेक्ट में से लिमिटेड चीज़ें याद करें। अगर आप हर सब्जेक्ट की सारी चीज़ें याद करेंगे प्लस एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो कुछ ना कुछ लॉस होगा आपका। तो पहले कोशिश करें अपना जो आपका टॉपिक्स हैं वो कवर करें, अच्छी तरह समझें उन्हें, और उनमें से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं अपने टीचर से पूछें, वो याद करें। बायोलॉजी से रिलेटेड मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस हैं, पास पेपर्स मेरे पास सारे वो हुए में तैयार पड़े हुए हैं, वो मैं शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर। अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ तो ग्रुप ज्वाइन कर लें आप। इसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चन जो हैं बायोलॉजी के, वो भी मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बायो के हवाले से। हाउ टू मैनेज टाइम इन एमकैट। अगेन एमकैट स्टूडेंट भी यही गलती करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं और उसी सब्जेक्ट को रगड़ते रहते हैं। देखिए, शफलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोर हो जाता हूँ, जैसे कि आपने देखा है कि मैं एक चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते दूसरे चैप्टर पे चला जाता हूँ, तो इससे होता यह है कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट लेता हूँ। तो उस फ्रेश स्टार्ट से होता है कि आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है और आप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बनिस्बत ये कि अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ते जाएंगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे, तो आप कुछ देर बाद सैचुरेट हो जाएंगे, फिर वो चीज़ आपको काटने लगती है। तो एमकैट के अंदर भी आपके 3-4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश है, तो आप रोटेट करते रहें, शफल करते रहें। इससे होता यह है कि सारे सब्जेक्ट जो है वो साथ साथ चलते रहते हैं। और दूसरा ये होता है कि आप सैचुरेट नहीं होते। तो अगर बायो पढ़ रहे हैं तो अच्छा, आप जो है वो पूरा दिन ना लगाएं, ठीक है, आप आवर्स लगाएं। 2 घंटे अगर आपने बायो पढ़ी है तो 1 घंटा फिजिक्स पढ़ लें, 1 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लें। अगर आप लेटे हुए हैं आराम से, ठीक है, तो थोड़ी इंग्लिश देख लें, इंटरनेट से इंग्लिश देख लें। तो इस तरह से शफल करते रहें, अदरवाइज़ ये होगा कि सैचुरेशन हो जाएगी, फिर आपका दिल नहीं करेगा। और जब आपका दिल ना करे पढ़ने का तो ना पढ़ें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप सैचुरेट हो जाएं या जब आपको स्ट्रेस होने लगे या जब आप जो है आपका दिल ना करे, तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट की तरफ जाएं। रिफ़्रेशमेंट के अंदर बाहर जा सकते हैं, अगर आपके घर बैल्कनी है, बैल्कनी में जा सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, और मूवी देख सकते हैं। थोड़ी सी, पूरी मूवी ना देखें 3 घंटे की, कोई फ़नी मूवी, कोई फ़नी एपिसोड देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, किसी दोस्त से बात कर सकते हैं, मिलने जा सकते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि आपको रिफ़्रेश रखते हैं। ओके, इज स्टिकिंग टू वन सब्जेक्ट इन एमकैट इज़ गुड। यही बात मैंने अभी की कि एमकैट के अंदर भी या इंटरमीडिएट के अंदर भी किसी एक सब्जेक्ट को स्टिक करना जो है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप उस एक सब्जेक्ट के अंदर तो अच्छे हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट जो है वो बाकी सब्जेक्ट से भी आ रहा है। तो आपने तमाम सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना है, थोड़ा थोड़ा सबका कवर करना है। क्योंकि अगर 80 क्वेश्चन बायो से आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री से भी है, 40 क्वेश्चन फिजिक्स से भी आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आ रहे हैं। तो आपने सारे से, अब देखें जिस तरह से सब्जेक्ट की क्वेश्चन की डिवीजन है, आप उस हिसाब से टाइम दे दें। बायो के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं तो आप 2 घंटे बायो को दे दें, जो केमिस्ट्री है उसको 1.5 घंटा दे दें, फिजिक्स को 1 घंटा दे दें, इंग्लिश को आधा घंटा दे दें। लेकिन इस तरीके से रोज़ाना जो है वो सब्जेक्ट साथ लेकर चलें, इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें। जहाँ तक बात है शेड्यूल की, तो मैं शेड्यूल नहीं बना सकता। देखिए, हर किसी की लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। मुझे नहीं पता आपके पास कितना लिमिटेड टाइम है, आप कब फ्री होते हैं, क्या करते हैं कि दिन में, ठीक है, या आपकी मसरूफियात क्या हैं, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता। कुछ लोगों को बाहर के काम करने होते हैं, कुछ लोगों को घर के काम करने होते हैं, लड़कियाँ स्पेशली उनके घर के काम करने होते हैं, कम टाइम मिलता है उन्हें। तो अब मैं शेड्यूल बना के नहीं दे सकता, शेड्यूल आपने खुद बनाना है। सबसे पहले आप देखें आपके पास टाइम कितना है टोटल, फिर उस टाइम को डेली डिवाइड करें चारों सब्जेक्ट के दरमियान। उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें जो सब्जेक्ट आपका वीक है, ठीक है। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दें, अगर आपका फिजिक्स वीक है तो फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दें, बाकी जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उन्हें कम टाइम दें, लेकिन रेगुलरली टाइम दें। दूसरा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बच्चे जो गलती करते हैं वो पास पेपर्स नहीं करते,
पास पेपर्स लाजमी करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया होता है कि पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप इंटर के हिसाब से, बहुत सारे बच्चे इंटर के हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं, बाद में जाके उन्हें पता लगता है कि भाई क्वेश्चन तो ऐसे आता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं जो कभी एमकेट में पूछे ही नहीं गए। तो ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको एमकेट से पता लगेगा, सॉरी, ये आपको पास पेपर से पता लगेगा। तो मैंने तो बायो के पास पेपर समझाए हुए हैं, वीडियो देखनी है आपने, बस इतना भी नहीं होता लोगों से। मैं बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन मैंने किसी न किसी पास पेपर में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। मैं कहता हूँ बेटा मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वीडियोज़ देखी है? कहते नहीं। मैंने कहा लानत है, इतनी मेहनत से सारे के सारे पास पेपर जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, बायोलॉजी एक्सप्लेन की है, इतना टाइम लगाया है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, और बच्चों ने वो देखे ही नहीं है। जाके देखो यार, वो देखने से एक तो तुम्हारे कुछ टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया, मैंने थोड़ा थोड़ा टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि क्यों राइट आंसर है, क्यों रॉन्ग आंसर क्यों है। तो उससे तुम्हारे थोड़े थोड़े टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और तुम्हारा पास पेपर भी कवर हो जाएगा। बाद में जब सब पूरा सब्जेक्ट हो जाए तुम्हारा, तो फिर खुद से कवर करने की कोशिश कर लेना, एक बार रिव्यू कर लेना पास पेपर्स। ना हाउ टू कवर एमकेट इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, लिटरली इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर आप एमकेट का इंग्लिश का सेक्शन देखें तो आपको उसके अंदर कुछ 4-5 तरह के क्वेश्चन मिलते हैं मेरे ख्याल में। एक एंटोनिम्स होता है, एक सिनोनिम्स होते हैं। अब देखो कद्दू किसी को नहीं पता कि कहाँ से कौन सा एंटोनिम उठा के देंगे। तो आपने करना यह है कि सबसे पहले, मैं शायद एक वीडियो बना भी दूँ एंटोनिम से रिलेटेड, एक वीडियो एक सिनोनिम से, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, शायद बनाऊँ शायद ना भी बनाऊँ। तो करना यह, आपने सबसे पहले पास पेपर्स के अंदर जाके देखना है कि किस तरह के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आ रहे हैं। उसके बाद हर एंटोनिम और सिनोनिम से रिलेटेड और जो वर्ड्स हैं वो आपने गूगल पे जाके सर्च करने हैं। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको एंटोनिम्स की लिस्ट भी मिल जाएंगी, गो थ्रू करें, देखें। बेसिकली उसके अंदर जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ऑपोजिट और सिमिलर मीनिंग वाला, उसके अंदर अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिमिलर का पूछ रहे हैं तो 5 ऑप्शन में से 4 जो है ना वो मिलते जुलते होंगे, एक डिफरेंट होगा। तो आपको ये पिक करना आना चाहिए। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक ये क्वेश्चन होता है, एक एरर फाइंड करने का होता है। जिनकी थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी है वो कर सकते हैं, बाकी यार इंग्लिश का कोई मैनुअल नहीं है। आपने हमेशा से इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम कॉलेज के अंदर पढ़ा है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी बेहतर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट द पॉइंट इज़ हो जाता है यार। हमने भी नहीं किया था, मैंने तो नहीं किया था, हमारे कोई अजीब से इंग्लिश के टीचर थे, उनका एक अजीब सा मैनुअल था, तो हमने तो कद्दू नहीं पढ़ा उसमें से, तो हो गया यार। इंग्लिश हो जाती है, ठीक है, तुम जो है वो गैस कर लोगे। अभी भी अगर तुम पास पेपर उठा के देखो और उसके तुम आंसर गैस करने की कोशिश करोगे तो तुम कर लोगे, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन है तो तुम उसमें से 7 कर लोगे, 8 कर, इतना ही होता है, 6-7 कर लोगे। तो 3-4 क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे तो कोई मसले वाली, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं पूरा का पूरा इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे समझते हैं इंग्लिश में पूरा PhD करना है, तो वो सारा टाइम इंग्लिश में ही लगा देते, तो ये नहीं करना। इंग्लिश को थोड़ा सा टाइम दो, सुपरफिशियल टाइम दो, क्वेश्चन वाइज चलो। जैसे कि एंटोनिम कर रहे हो तो पहले एंटोनिम देखो, जितने एंटोनिम तुम देख सकते हो देखो, पास पेपर को खुद से सॉल्व करो, इंग्लिश के पेपर खुद से सॉल्व करो, देखो क्या तुम रिलेशन बना पा रहे हो वर्ड्स के दरमियान या नहीं बना पा रहे। फिर सिनोनिम्स में जाओ, देखो तुम रिलेशन बना के सही आंसर पिक कर पा रहे हो नहीं। उसके अंदर और जो ऑप्शन लिखे हुए ना, उनकी गूगल पे जाके सिनोनिम्स देखो और उनके एंटोनिम्स देखो, तो तुम्हारे पास एक पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो हो सकता है उसी में से आ जाए, बाकी किसी को नहीं पता कहाँ से उठा के दे सकते हैं वो। तो ये है इंग्लिश का जो है वो खुद से ही करना होता है, ठीक है। तुक्के लग जाते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड हाउ टू मोटिवेट माई सेल्फ, ये बच्चे पूछते हैं कि भाई स्पेशली लड़कियों का ये मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। पता है यही एक रीज़न है, अगर लड़कियां अच्छी परसेंटेज वाली लड़कियां नाकाम होती हैं ना, तो उसका ये रीज़न है। मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स में से भी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी थीं, मैंने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी होती है, बट एग्ज़ाम वाले दिन काँप रही होती हैं वो। तो ये जो स्ट्रेस है ना, लड़के थोड़ा सा कम स्ट्रेस लेते हैं, लड़के बहुत थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं, कुछ नहीं भी आता ना तब भी कॉन्फिडेंट होते हैं, एंड दिस कॉन्फिडेंस इज़ गुड। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, बट दिस कॉन्फिडेंस इज़ गुड, क्योंकि ये आपको शेक नहीं करता, ये आपको हिला नहीं देता, और ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज़ को जो है वो रिड्यूस नहीं करता। तो कोशिश करें कि ट्राई टू ओवरकम दिस। मैंने बताया था किस तरह से लड़कियों के लिए रोना जो है वो अच्छा होता है, तो रो लें थोड़ी देर, मेडिटेशन करें, ठीक है। इसके अलावा खुद से बात करें। ये जो आप सुनते हैं ना कि शीशे में जाके देखो और ख़ुद को बताओ कि मैं ये कर सकती हूँ, तो ये बताएं खुद को, आप ये कर सकते हैं। ये बार बार जब आप खुद को बताते हैं तो आप बेटर फील करते हैं। प्लस अपने अराउंड ऐसे लोग रखें जो पॉजिटिव हों, ठीक है, जो हमेशा नेगेटिव बातें ना करें, जो हमेशा इस चीज़ से रिलेटेड बात ना करें, फेलियर से रिलेटेड बात ना करें, आपको मोटिवेट करें, तो ऐसे फ्रेंड्स फाइंड आउट करें। दूसरा ये है कि मैंने बताया था कि आप अल्लाह पर यकीन रखें, आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप फाइनली ये डिसीजन अल्लाह पे छोड़ दें कि आपको कहाँ भेजना है। तो जब आपको इस बात पर यकीन हो जाता है कि जो चीज़ आपके नसीब की है, जो चीज़ आपके हिस्से में, देखें मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा इस पर बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था
कि जो चीज़ मेरा आज भी इस पर बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जो चीज़ मेरी है वो मुझे मिलेगी। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं डाव के अंदर होता। चलो ठीक है, मान लिया किसी और मेडिकल कॉलेज के अंदर होता, मेरा मेरिट नंबर बहुत नीचे होता तो समझ भी आता, लेकिन मेरा मेरिट नंबर 61 है, 59 है, 61 था 59 हो गया था। ये 59 मेरिट नंबर मेरी औकात नहीं है कि मैं जो है वो डाव के अंदर पढ़ता, क्योंकि मैंने अपने अराउंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जो मुझसे बहुत बहुत बेहतर पढ़ने वाले थे। जितनी बायोलॉजी आप लोगों को आती है उसका 10% भी नहीं आती थी मुझे। फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरी थी बहुत वीक। मुझे नहीं पता कैसे हो गया मेरा, शायद किसी की दुआएं थी या शायद नसीब में लिखा हुआ था। तो बस अगर आप इस बात पर यकीन रख लें कि जो चीज़ आपके नसीब में लिखी होगी वो आपको मिलेगी। अगर आपके नसीब में लैब कोड लिखा होगा तो आपको मिलेगा, अगर आपके नसीब में डॉक्टर बनना लिखा होगा तो आपको मिलेगा। तो फिर आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी तरफ से वो काम कर रहे होते हैं जो आपके हाथ में है, और वो है मेहनत। तो मेहनत सब कर रहे हैं, फल उसको मिलेगा जिसके नसीब में होगा। और अगर आपको ये फल नहीं भी मिलता तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो MBBS में आने के बाद भी खुश नहीं हैं, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका MBBS में नहीं हुआ, उन्होंने फील्ड स्विच की एंड दे आर वेरी हैप्पी इन दैट फील्ड। तो खुशी जो है ना, या सुकून जो है, या सेटिस्फेक्शन जो है, वो सिर्फ MBBS या BDS के अंदर नहीं है। अगर आपको जहाँ अल्लाह भेजेंगे वो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा, ठीक है। हमें नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेहतर है। तो इस बात पर जब आपको यकीन हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी ईजी कि आप सिर्फ पढ़ते हैं और अपनी तैयारी करते हैं और टेस्ट में जाके बैठते हैं, बाकी डिसीजन आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू ओवरकम द स्ट्रेस। मोटिवेट कैसे करना है? तो देखें, दिल नहीं करता, मेरा अपना भी दिल नहीं करता पढ़ने का, बट ये है कि थोड़ा सा फेयर जो है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि टेस्ट आ रहा है। जब एग्ज़ाम्स करीब होते हैं तो लोग किताब उठा ही लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन जो आजकल हमारे पास है वो ये मोबाइल वगैरह है, ये लैपटॉप वगैरह हैं, ठीक है, मूवीज़ हैं, इतना ईजिली सब कुछ एक्सेसिबल है। बट यही वो चीज़ है जो कि आपकी लाइफ आसान बनाती है। हमारे वक्तों में इतना कॉमन नहीं था, ये इंटरनेट वगैरह था, लेकिन हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे, ये छोटे छोटे मोबाइल होते थे जिसके अंदर इंटरनेट नहीं होता था। तो अब तो आप लोगों के पास इतना आसान हो गया है, लेटे से वीडियो देखनी है, किताब भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी वीडियोज़ जो है वो मौजूद है इंटरनेट के ऊपर। कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करो, देखो रैंडमली सेलेक्ट करो। मैं जो रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए, वो इसीलिए होता है कि मैं सीक्वेंस से जब चलता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होता। तो मैं रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लेता हूँ और मैं उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। तो आप रैंडमली, आपका दिल नहीं कर रहा सीक्वेंस से पढ़ने का, रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाएं और उसकी वीडियो देखें और उसके बारे में समझने के बाद उसे बुक से पढ़ें। फिर कोई और रैंडम टॉपिक उठा लें और उसको एक जगह लिख लें कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो ये भी एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। सीक्वेंस से चलना बहुत सारे लोगों के लिए वर्क करता है, बहुत सारे लोगों के लिए वर्क नहीं करता। मेरे लिए बिल्कुल वर्क नहीं करता सीक्वेंस से चलना। तो मैं इस तरह से रैंडमली भी काम करता हूँ। तो जब मैं रैंडम काम करता हूँ तो वो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होता है। लाइक अगर मैं कल तक पढ़ रहा था चैप्टर नंबर 2, तो मैं रात को सो गया, मैं सुबह उठाऊँ तो मेरा चैप्टर 2 पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, यह टॉपिक ऐसा है जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मेरा दिल नहीं करेगा किताब उठाने का। तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर 3 स्टार्ट कर दूँगा, चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूँगा, या कोई और सब्जेक्ट उठा लूँगा। तो इससे ये होता है कि आपका माइंड जो है वो चेंज हो जाता है और आपको पढ़ने में मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हेन टू जॉइन MCAT इफ़ यू आर इन सेकेंड ईयर। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप MCAT में एडमिशन कब लें। देखिए भाई, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब जब इन सेकेंड ईयर के अंदर था तो हमने एडमिशन ले लिया था, हमने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी शायद नवंबर के अंदर, और दिसंबर 7 को मेरी पहली क्लास थी। ये जो दिसंबर 7 की पहली क्लास थी ना, जब मैंने जाकर क्लास ली थी उस इंस्टीट्यूट के अंदर, देखिए मेरा आइडिया ये था कि मैंने ना फर्स्ट ईयर अच्छी नहीं पढ़ी थी। अच्छी का मतलब मैं नॉन सीरियस था, क्योंकि आप स्कूल से आए हुए होते हैं ना कॉलेज में। परसेंटेज अच्छी आ गई मेरी, बट मैं नॉन सीरियस था, मैंने पढ़ा हुआ नहीं था। तो परसेंटेज तो अच्छी आ गई, बट मुझे टॉपिक समझ नहीं आते। तो मुझे लगा था यार मैं जब MCAT में जाऊंगा तो ये सब दोबारा पढ़ाएंगे। बट जब मैं MCAT के अंदर गया, मैंने पहला लेक्चर लिया ना, तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ से इतना कुछ नहीं सीखने को मिलेगा, बेकार है ये, ठीक है, यहाँ पर बहुत सुपरफिशियल चलेंगे। तो फिर मैंने अपने सेकेंड ईयर के ऊपर फोकस किया। तो अगर तो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अच्छी पढ़ी हुई है तो फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लें, MCAT ना लें। अब तो आप वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है, देयर आर डिफरेंट चैनल्स अवेलेबल। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, चैनल बायो के लिए तो आपके पास चैनल अवेलेबल है। यहाँ पे पास पेपर भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेक्चर्स भी एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप बाद में जाकर एडमिशन ले लें इंस्टीट्यूट के अंदर। बट अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर ये है कि आप एडमिशन ले लें, क्योंकि एक तो MCAT में अर्ली एडमिशन, देखिए पहली बात तो फ़ी सेम होती है। अगर आप पहले में एडमिशन लें या बाद में एडमिशन लें, फ़ी आपकी जो है वो सेम होती है। तो आपको पहले से वो मिल जाता है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है, और शुरू में आपको सिर्फ 2 दिन जाना होता है।
इंटर के साथ आपको 2 दिन जाना होता है, तो ये जो आप 2 दिन जा रहे होते हैं इससे आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन का अंदाज़ा हो जाता है कि आप किन बच्चों से कम्पीट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब तक आपके माइंड में होता है कि ये जो क्लास में बच्चे हैं मेरे कोचिंग में, मैं सिर्फ इनसे एक मुकाबला कर रहा हूँ। फिर आपको पता लगता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स और बहुत चीते स्टूडेंट बैठे हैं जिनसे आपका मुकाबला है, तो ये आपको एक तरह से प्रिपेयर करता है। सेकंड ये है कि आपको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो जाता है, थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है, तो बेटर है पहले एडमिशन लेना। बट अगर आप नहीं भी एडमिशन ले रहे हो और आप अपने सेकेंड ईयर के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो इट्स फाइन। बट ये है कि कुछ आइडिया आपको पहले से होना चाहिए, तो पास पेपर लाजमी देख लें। अपने सेकेंड ईयर के जो क्वेश्चन है वो MCAT के पास पेपर से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आपका सेकेंड ईयर एटलीस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, फिर आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर प्रिपेयर करना पड़े। नाउ व्हिच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी इन MCAT? ये इतना बेकार क्वेश्चन है, ये बच्चे बार बार पूछते हैं कि भाई कौन से चैप्टर्स जो है ना बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है। देखें, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है कि जिसमें से कोई क्वेश्चन ना बनाया जा सके। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है ना कि फ़लाँ चैप्टर छोड़ दो, तो बहुत बेकार सी बात है। किसी को नहीं पता कि इस साल के MCAT के अंदर कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि ठीक है कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ चैप्टर से कम आते हैं, लेकिन ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो कि आप छोड़ सकें। हाँ, हर चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनको छेड़ा नहीं जाता, जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका कोर्स पूरा का पूरा दिया हुआ है MCAT के लिए, तो इसका मतलब पूरे कोर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपने रिव्यू की वीडियोज़ अगर देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर्स में काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता या नहीं बनना चाहिए या वो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, मोर इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होना चाहिए कि मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये होना चाहिए। लेकिन बच्चे पूछते हैं कौन से चैप्टर बिल्कुल ही छोड़ दें, तो ये वैलिड क्वेश्चन नहीं है। देखिए, मोर इम्पॉर्टेंट वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर सिस्टम्स हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है या बायो एनर्जेटिक्स है जिसके अंदर साइकिल्स हैं, ठीक है, या आपके वो चैप्टर्स जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो ये सिस्टम वाले चैप्टर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो पहली बात तो जो बड़े चैप्टर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। फिर जो सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनसे, सिस्टम से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में 10 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। लाइक जो दूसरे किंगडम्स हैं, किंगडम फंजाई है या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, ये लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्हें बिल्कुल छोड़ दें। इनमें भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो ऑल इन ऑल कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। देर आर चैप्टर्स के जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने बताया आपको। जैसे सेकंड ईयर के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड ईयर में बड़े चैप्टर कौन से, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इसके अलावा DNA वाला चैप्टर है, 6 है, जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, 9 चैप्टर छोटा सा है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर। तो कोई चैप्टर ऐसा नहीं है कि जिसमें से ऐसा हो कि क्वेश्चन ना पूछा जा सके। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ, इवन फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ। तो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसमें से आपने ये देखना होगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लोग चैप्टर नंबर 9 के हवाले से पूछते हैं, तो 9th के अंदर जो मेनली क्वेश्चन बनते हैं वो बॉटनिकल नेम्स पे आता है या फ्लोरल फार्मूला पे आता है या फ्लोरल डायग्राम्स के ऊपर आ सकता है। बाकी जो उससे प्रीवियस है उसके अंदर इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन बन सकता है। 10th के अंदर एग्जांपल्स हैं, मैं रिव्यू दूंगा, रिव्यू को फॉलो करें। मैं 9th का भी रिव्यू दूंगा, 10th का भी रिव्यू दूंगा, बाकी जितने चैप्टर मुझसे हो सके मैं उनका रिव्यू दूंगा। तो उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं हर चैप्टर के अंदर उन पे क्वेश्चन बन सकता है। और दूसरी बात ये कि भाई खुदारा मुझसे ये पूछना बंद करो कि MCAT का टेस्ट कब होगा। देखो यार, मैं ना उस बोर्ड में नहीं हूँ जो कि NTS का बोर्ड है जो डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो पेपर जो है वो कब लेना है, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बच्चा पूछता है कि सर MCAT का जो टेस्ट है वो कब होगा। मैं कहता हूँ कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं एक्सपेक्टेड कब है। अरे भाई, मुझे नहीं पता एक्सपेक्टेड कब है। फिर मैं कहता हूँ अच्छा कि नवंबर में एक्सपेक्टेड है, तो कहते हैं दूसरे लोग तो कह रहे हैं कि सितंबर में एक्सपेक्टेड है। तो मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं कौन सी दीवार पे सर मारूँ, मुझे नहीं पता कब होगा टेस्ट। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। मेरी अपनी लाइफ है, मैं कहाँ बिजी हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बायो के लेक्चर्स बना रहा हूँ यहाँ पे। मैं हर चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखा हुआ कि NTS के जो बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं उसके अंदर क्या फ़ैसले हो रहे हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है। देयर आर सेवरल पेजेस, देयर आर सेवरल ग्रुप्स के जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आती है, वो ज्वाइन करें, वो लाइक करें, आपको मिल जाएगी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स। अगेन ये बोर्ड वालों के लिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए। पहली बात तो आपके पास अभी टाइम है, तो आपके लिए मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। फिलहाल मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट को लेकर चलें, हर सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें, पास पेपर उठाएं सबसे पहले, और देखेंगे लास्ट ईयर्स में, पिछले 5 सालों में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, पेपर पैटर्न क्या है वो देखें, लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें और तैयारी शुरू कर दें।
देखें सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो लिखना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। कोई भी अगर आपको लिखवा रहे हैं ना कुछ, तो ना लिखें। मैं पूरी डिटेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टीचर टॉपिक समझा रहा है, बायो के अंदर है टॉपिक समझा रहा है, इंग्लिश के अंदर टॉपिक समझा रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रहा है तो लिख लें, लेकिन पूरी डेफिनेशंस कोई लिखवा रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन कोई लिखवा रहा है तो ना लिखें। उससे बेहतर ये है कि आप उसी वक्त नोट्स उठाएं और याद करना शुरू करें। नोट्स में सब कुछ मौजूद होता है, कोई अच्छे नोट्स ले लें, मैंने नोट सिलेक्शन का तरीका बता दिया, और उन नोट्स से याद करना शुरू करें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो ना। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि आर देयर स्कॉलरशिप्स इन मेडिकल कॉलेजेस। बिल्कुल स्कॉलरशिप्स होती हैं। HEC जो है उसकी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं, वो बच्चे जो पे नहीं कर सकते उनके लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं। अभी पिछले बजट में मेरे ख्याल में ऐसा हुआ था कि स्कॉलरशिप्स ख़त्म करने का कहा गया था, लेकिन आई एम नॉट श्योर ख़त्म होंगी। तो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती है। एक बार आपका एडमिशन हो जाए तो फिर देयर आर सेवरल वेज़ कि जिनसे वो लोग जो अनअफोर्डेबल हैं वो कर सकते हैं बिना फ़ी पे किए जो है। एक तो बिना फ़ी पे के ऊपर से स्टाइपेंड भी मिलता है, वो एक्स्ट्रा पैसे भी देते हैं आपको, तो ये अवेलेबल है, ठीक है। HEC की तरफ से होता है। ये बात की बात है, पहले अभी फ़िलहाल को फोकस करें अपने एडमिशन के ऊपर, टेस्ट की तैयारी अच्छी करें। और बस फ़िलहाल यही क्वेश्चन है। एक और वीडियो मैंने बनानी है, उसमें कुछ और क्वेश्चन है जो कि इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगा।